नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस विषय पर बता रहा हूँ कि जो मणिपुर स्टेट में जो हिंसा चल रहे थे और बीच बीच में जो छिटपुट हिंसा घटित हो रही है, उसका नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो मणिपुर जो स्टेट में जो हिंसा फैला और उस पर मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो विचार व्यक्त किया, उस पर सरकार ने अमल की तो वहाँ पे हिंसा भी रुका। जिससे पहला तो ये था कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं उनके जो सब्सिडी दिया जाता था 10 से 15 हज़ार रुपया, उसको बंद किया गया। क्योंकि किसी को भी तोड़ना है तो उसको आर्थिक स्थिति से पहले तोड़ा जाए, उसके बाद पॉलिटिकल जो उनको हेल्प मिल रहे हैं उसको समाप्त किया जाए, अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश में जो नक्सलियों का जो खत्म होने का जो सिलसिला जारी है, उसमें ये दो कारण बहुत मायने रखता है। तो उसका नॉर्थ स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मान लिया जाए नागालैंड में नागा संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, या असम में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ये सब जो कुकी मतई रह रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले एक मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दुर्दशा में 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि सबके पहले ईश्वर धन बल दिलो, सबके पहले ईश्वर सब विधाता कीनो। तो इसका मतलब है कि जिस देश को सबसे पहले भगवान ने धन बल दिया, उस देश का आज स्थिति ब्रिटिश काल के बाद भी क्यों हो रहा है। चूँकि यह जो कविता नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया, वो ब्रिटिश काल में लिखा गया। क्योंकि उनका कहना था कि भगवान ने सबसे पहले भारत के लोगों को इतना धन दिया कि उन्हें उसे सोने के चिड़िया कहा जाता था, इतना बल दिया कि इस देश में भीम जैसे गदाधारी, अर्जुन जैसे गंडाधारी जो धनुषधारी हुआ, और कृष्ण जैसे ऐसे सुदर्शन चक्र चलाने वाला हुआ, वैसा विश्व में कहीं नहीं हुआ। तो इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र कविता में लिखा कि रोक युधिष्ठिर धर्मराज भेज्य गदाधारी भीम और गंडाधारी अर्जुन। इसका मतलब हुआ कि आज के परिप्रेक्ष्य में, ब्रिटिश काल के परिप्रेक्ष्य में धर्मराज युधिष्ठिर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गदाधारी भीम की ज़रूरत है और धनुषधारी अर्जुन की ज़रूरत है। उसी तरह से उन्होंने भारत दुर्दशा में जो सबसे पहले सब विधाता कीनों का मतलब हुआ कि ईश्वर ने सबसे पहले भारतीयों को सभ्य बनाया। जो आप वैदिक सभ्यता से लेकर के आप आगे तक के भी पढ़ लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बल का प्रयोग, धन का प्रयोग सिर्फ आपसी प्रतिद्वंदता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चाइना ने जो पंगोंग झील पे ब्रिज का निर्माण कर लिया, लगभग आधे से ज़्यादा झील पर उसने ब्रिज का निर्माण कर लिया है, तब वह वापसी किया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी को और एस जयशंकर को बताना चाहिए कि जो चाइना ने जो ब्रिज पर
जो चाइना ने जो झील पर ब्रिज का निर्माण किया वो क्यों किया। उनको यह भी बताना चाहिए कि तिब्बत को मान्यता एक स्वतंत्र देश के रूप में हुआ था, न कि स्वायत्तशासी देश के रूप में। उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि वाजपेयी जी ने जो 2003 में तिब्बत को चीन का भाग माना था वो गलत था, जिसके कारण चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता ही नहीं। कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब होता है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो किसी देश के पूरी तरह कब्जे में है, जो चीन के कब्जे में है। इसी कारण वो गोगरा हॉट स्प्रिंग, देपसांग, डोकलाम जैसे इलाकों को, पोंगोंग जैसे इलाकों को वो अपना देश का भाग मानता है। क्योंकि 2003 में जब उसने वाजपेयी जी के कहने पर, जब वाजपेयी जी ने तिब्बत को उसका अंग मान लिया, तब उसने सिक्किम को भारत का अंग माना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना क्षेत्र बताने लगा। जो पोंगोंग झील, गोगरा हॉट स्प्रिंग, डोकलाम, देपसांग, ये सब जो क्षेत्र है वो दक्षिणी लद्दाख में पड़ता है। तो इससे जो है वो चीन का जो है मणिपुर में स्टेट में जो वायलेंस हुआ उससे उसका मनोबल बढ़ा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक अलग चीनलैंड देश की स्थापना करना है, जो म्यांमार को कुछ पार्ट्स को तोड़ करके, इंडिया के कुछ पार्ट्स को तोड़ करके को बनाना चाहता है। लेकिन मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि चीन के सपनों को हम लोग सब मिल करके, चाहे वो सरकार हो, चाहे सेना हो, चाहे आम जनता हो, वो सब मिलकर चकनाचूर करेंगे। क्योंकि चीन ने जब धोखे से 1962 में कब्जा किया था, उसके बाद ही एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता आई थी, पुष्प की अभिलाषा, जिसमें पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए लाखों वीर अनेक। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्प भी, फूल भी अपना कामना व्यक्त कर रहा है वन के माली से, मुझे गले के हार मत बनने दो, बल्कि उस पथ पर फेंको जिस पथ पर भारतीय सेना, भारत माँ के लाल, भारत की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे। लेकिन आज जो है विश्व के बड़े बड़े देशों से अच्छे अच्छे फूल आज वीआईपी लोग को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, माला बना करके डाला जाता है। उससे वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये न्यूज़ में आया है कि यह फूल जापान से आया है, तो ये फूल रसिया से आया है, जो बहुत दुख की बात है। उसी समय में कवि प्रदीप ने भी एक कविता लिखा था या एक गाना लिखा था, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को जब लता मंगेशकर जी ने गाई थी, तो स्टेज पर बैठे प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री जी से लेकर के जो जनता इंडिपेंडेंस डे के दिन आए थे, सबसे आंख से आंसू छलक गए थे। लेकिन आज ऐसे लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज के डेट में ऐसे साहित्यकार हो गए हैं, ऐसे कवि हो गए हैं, सिर्फ चटुकारिता में भरोसा करते हैं और चापलूसी करते हैं। इस चलते आज के डेट में, आज के समय में रामधारी से दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, कवि प्रदीप जैसे कवियों को ज़रूरत है। इसी संदर्भ में
प्रेमचंद ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से भारत के गरीबों को ब्रिटिश काल की कुरीतियों को उजागर किया था, जिसके कारण उनको भी जेल जाना पड़ा था। चलते आज के समय में मुंशी प्रेमचंद जैसे कहानीकार उपन्यासकार की ज़रूरत है, ताकि मणिपुर के स्टेट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी सुरक्षित रह सके। मणिपुर में जैसा हिंसा फैला है वैसा दोबारा देश में कहीं भी फैलने का प्रयास नहीं करें। थैंक यू।